नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कांग्रेस के महासचिव, मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसी कांग्रेस की आजकल आदत बन गई है, केजरीवाल स्टाइल। शुरू शुरू में आपने देखा होगा, केजरीवाल और इनकी टीम आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थी, कागज के पूरे पुलिंदे जो है वो मीडिया के सामने लहराते थे, किसी पर भी आरोप लगा देते थे, कुछ भी आरोप लगा देते थे और वो निर्बाध गति से प्रसारित भी होते थे और इस तरीके से अपने आप को ईमानदार और सारी दुनिया को, बल्कि सारे भारत को, सारे सिस्टम को बेईमान बता करके अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे। और अब तो कहां पहुंच गए हैं ये आप भी जानते हैं, और क्यों पहुंच गए हैं ये भी आप जानते हैं। क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज की, लेकिन ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए लिमिट जो है वो बची ही नहीं है, वो किसी भी हद तक जाते हैं। जितने एग्जिट पोल आए हैं हमारे आपके सामने हैं, अब दुनिया के सामने हैं, हमारे आपके सामने भी नहीं है। और सब एग्जिट पोल की जो बेस लाइन है वो 360 सीट हैं एनडीए को। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बेस लाइन 360 से लेकर के 400 से ऊपर तक जा रही है, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी भी यही कह रही है कि हमारी 295 सीटें आ रही हैं। कहां से आ रही हैं कुछ पता नहीं है। कुछ आंकड़े उन्होंने जारी भी किए हैं जिन पर कोई विश्वास कर ही नहीं सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जयराम रमेश के एक बयान और गंभीर आरोप से। और ये जो उन्होंने आरोप लगाया है ये गृह मंत्री अमित शाह पर नहीं लगाया है। सब जानते हैं अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया हैं, और आप अगर अमित शाह पर इस तरह का संगीन आरोप लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उनका कहना है कि साहब सुबह से अमित शाह देश के डीएम से बात कर रहे हैं, और डीएम आप जानते हैं जब आचार संहिता लग जाती है तो वो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं जिले के। जहां भी लोकसभा चुनाव होते हैं वहां के मुख्य मतलब चुनाव अधिकारी होते हैं, और उन पर अगर किसी तरह का कोई प्रेशर अमित शाह की तरफ से बनाया जा रहा है, जैसा कि जयराम रमेश एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्वीट भी जारी किया है इन्होंने और उसमें ये एलिगेशन लगाए हैं, तो सवाल ये बनता है साहब कि आपके पास इसका सबूत क्या है? और सबूत है तो चुनाव आयोग ने नोटिस इशू कर दिया और नोटिस इशू करके इनसे कहा कि आप सबूत दीजिए। तो हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, अरविंद केजरीवाल पर भी चर्चा करेंगे जो वापस तिहाड़ पहुंच गए हैं, और कुछ और मुद्दों को भी लेंगे। मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो इनका ट्वीट देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर्स से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक और अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होंगे और इंडिया जनबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वह संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वे निगरानी में हैं। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया है। जयराम रमेश को नोटिस इशू कर दिया गया है और ये कहा गया है कि चूंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं,
आपके द्वारा कही गई किसी भी बात का एक मतलब होता है और इसके बहुत गलत संदेश जा सकते हैं। लोगों में एक असुरक्षा का भाव, एक बोध पैदा हो सकता है और अविश्वसनीयता का एक संकट खड़ा हो सकता है। लिहाजा आपने जो आरोप लगाए हैं, इस पर आप सबूत पेश करिए और इसकी डेडलाइन रखी गई थी शाम को 7 बजे की। अभी पौने 8 बजने वाले हैं। जयराम रमेश ने केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिन में और ये कहा है कि हमें तो चुनाव आयोग पर भरोसा ही नहीं रह गया है। यानी ये चुनाव आयोग को जवाब देने से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप तो इन्होंने उछाल दिए। अनुपम जी, ये जो कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं, आज सुबह सुबह सूचना मिली कि जितने इनके प्रत्याशी हैं, सबसे राहुल गांधी वर्चुअल बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से इनकी शाम को 4 साढ़े 4 बजे एक टीम भी चुनाव आयोग गई और शुरू के जो फेज थे 3-4 उनके बारे में कुछ डिटेल आंकड़े इन्होंने मांगे हैं। इससे आपको नहीं लगता है कि ये पेशबंदी कर रहे हैं वास्तव में और रिजल्ट को भी ये नकारेंगे और कहेंगे कि साहब हमारे पास तो 295 का आंकड़ा था और ये जो आंकड़े आए हैं, ये हमारे आंकड़े से मेल नहीं खाते हैं और फिर ये अपने आंकड़ों के बेस पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हल्ला मचाएंगे देश में और विदेश में। तो साहब शुरुआत करते हैं 295 के आंकड़े से। आज राहुल गांधी से किसी से पूछा कि साहब आपका क्या आंकड़ा है, तो उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाले का गाना है 295, उसी से उन्होंने 295 आंकड़ा लिया। सोचे जरा, एक हैट्स ऑफ टू द मैन। आप सोचे जरा, दिमाग सोचे। उनसे पूछा कितनी सीट ला रहे हैं, कि वो सिद्धू मूसेवाले का गाना है 295, उसी 295। यानी इन्होंने जो आंकड़ा निकाला वो सिद्धू मूसेवाले के गाने से निकाला। आप सोचे जरा। जयराम रमेश जो कह रहे हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी पद यात्रा से लौटते हैं, कहते हैं मुझे कश्मीरी महिलाएं मिली थी, बता रही थी कि फौज ने और पुलिस वालों ने उनके सब उनकी 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 इज्जत के साथ खिलवाड़ किया वगैरह वगैरह। दिल्ली पुलिस ने नोटिस की कि साहब बताएं किसने कहा, हम उनको न्याय दिलाएंगे। तो हमें नहीं मालूम किसने कहा, हम तो भूल भी गए। समझिए इसको। ममता बनर्जी ने जब इंडियन आर्मी चाइना जा रही थी तो उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने बंगाल पे आक्रमण कर दिया। उनसे किसी ने पूछा नहीं। केजरीवाल जब गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे तो एक चिट निकाल के दिखाते थे, कहते मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है कि मैं गुजरात जीत रहा हूं। अब मैं आपको 3 उदाहरण मैंने आपको दिए। एक में वो पुलिस को राहुल गांधी कह रहे हैं बलात्कारी कह रहे हैं, दूसरे में ममता बनर्जी फौज को बदनाम कर रही हैं, और तीसरे में अरविंद केजरीवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को बदनाम कर रहे हैं, और अब जयराम रमेश चुनाव आयोग को कर रहे हैं। यानी देश में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको खत्म कर दो, सबको बदनाम कर दो। देखिए ये अजीब सी बात है, आप कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे मोदी, और आप कोई संवैधानिक संस्था आपने छोड़ी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से अगर एक आदेश आपके मन का आता है तो आप कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा हो गई, एक आदेश आपके खिलाफ जाता है तो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मोदी के दबाव में। कोई शर्म भी नहीं आती है। अब केजरीवाल ने जवाब दिया था क्या कि उनके पास आईबी की रिपोर्ट कहां से है। राहुल गांधी ने जवाब दिया था क्या कि उनके पास किन महिलाओं ने आके शिकायत। तो जयराम रमेश भी कहां से जवाब देंगे और क्यों जवाब देंगे। 150 कलेक्टरों को फोन किया अमित शाह ने, ये बात जयराम रमेश को मालूम है। अरे साहब एक ही कलेक्टर का नाम बता दो, मत बताओ 150। 150 की लिस्ट तुमसे कोई नहीं मांगेगा, तुम एक दो बता दो। कुछ भी हो रहा है। बिहार के गवर्नर पर आरोप लगा दिया कि उनके यहाँ 2 लोग आके रुके हुए हैं, वो ईवीएम टेम्परिंग करते हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। गवर्नर को एफआईआर लिखानी। तो कुछ भी एक, वो हमारे यहाँ एक बचपन में कहावत होती थी ना कि साहब ढेला मार के भाग गए, पत्थर मार के भाग गए। आप दौड़ते रहिए उनके पीछे, उन्होंने जो कहना था कह दिया। लेकिन जयराम रमेश जो बात कह रहे हैं अकारण नहीं कह रहे। जयराम रमेश का पूरा एक खेल ये है कि साहब सारे लोग मिलके कि एग्जिट पोल बकवास है,
हम बम्पर जीत की तरफ अग्रसर है। और उसके बाद जब वो नतीजे आएंगे जो आएंगे, तो आप फिर सीना पीटना शुरू करेंगे कि साहब ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आपने पहले भी देखा किस तरह की तैयारी है ऑलरेडी। एक कल से आज तक एक नई चीज हमने दिल्ली में देखी। आज सुबह से फिलिस्तीन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। ढपली बज रही है, लड़के निकले, ओ जो अभी तक बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था चुनाव के दौरान, एकदम से ऐसे लग रहा है उबाल आ गया है फिलिस्तीन को लेकर। तो वो बात वही है कि अलग अलग तरह के आंदोलन करके सरकार को बुरी तरह घेर लिया जाए, और घूम फिर के वही राहुल गांधी की याद आती है, उनकी बात याद आती है जो उन्होंने विदेश में कही थी कि साहब पेट्रोल छिड़क दिया है, बस आग लगाने की देर। मकसद क्या है कांग्रेस का, करना क्या चाहती है, आपकी कुछ समझ में आ रहा है? मकसद यही कि साहब पहली बात तो जीत पर संदेह पैदा कर दो। भाई देखें, इसको इस तरह समझें, बहुत ये तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं। फर्ज करें कि हम राहुल गांधी बार बार हार रहे हैं चुनाव, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो वो मान ले कि राहुल गांधी में दम नहीं, या वो मान ले बेईमानी हुई। अब राहुल गांधी में दम नहीं कैसे मान ले? राहुल गांधी में दम नहीं मान ले तो राहुल गांधी हटे। राहुल गांधी हटने को तैयार नहीं है। गांधी परिवार अपनी बागडोर छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं आज से नहीं, बहुत सालों से बात कह रहा हूं कि गांधी परिवार अपने नेतृत्व में कांग्रेस को रसातल में पहुंचाने को तैयार है, पर नेतृत्व छोड़ने को तैयार नहीं। लोगों को बड़ी गलतफहमी है ओंकार जी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत गलतफहमी है। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 10 साल थे उनके पास। उन जिम्मेदारी उठाने की उनकी ना काबिलियत है, ना इच्छा। आप समझे, इनके इतना बड़ा इन्होंने एक एम्पायर बना लिया है देश में विदेश में। उन्हें मालूम है कि जिस दिन कांग्रेस जैसी पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ से छूटा, ये सब आ जाएंगे बड़ी कानूनी दिक्कत में। इन सबको देने पड़ेंगे बड़े जवाब। अभी तो आप राहुल गांधी को केवल पूछताछ के लिए बुला लेते हैं, तो देश में हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आते हैं। तो ये इसको समझे इस बात को कि अच्छा देखिए, आप राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, किस तरह आपने देखा बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, पुलिस से संघर्ष हो गया। कौन है राहुल गांधी? कुछ नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी बार सीबीआई ने बुलाया, वो आते थे, वो चले जाते तो पता भी नहीं चलता था कि आगे बयान देके गए। 7-7 घंटे, 8-8 घंटे। और जब उनसे पूछा गया कि साहब आपको सीबीआई बहुत परेशान कर रही है, उनका पुराना वीडियो एक वायरल है, तो उसमें वो कह रहे नहीं परेशान क्यों कर रही है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो एक संवैधानिक एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। और एक मुख्यमंत्री के पद पे होने के नाते, वो भारत का नागरिक होने के नाते मेरा मेरा काम है उनका जवाब देना, और मैं जवाब देना। एक बार शिकायत नहीं, एक बार कोई सीबीआई का दुरुपयोग की बात नहीं। और जो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है, मैं लोगों को बार बार याद दिलाता हूं, इस सीबीआई को पिंजड़े का तोता नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कहा गया था ओंकार जी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं दर्शकों को एक बाइट सुनवा देता हूं राहुल गांधी की। आज पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो क्या कह रहे हैं। इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 ये मोदी का पोल है, और जब हमको रिजल्ट सिद्धू आएगा, मूसेवाला का पोल चाहिए। जब रिजल्ट सिद्धू आएगा मूसेवाला। तब किसका पोल होगा, तब किसका रिजल्ट होगा वो। तो वो ईवीएम की गड़बड़ी, उसी की तो भूमिका बन रही है ना, उसी की भूमिका बन रही है। क्या इन लोगों की समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ये जो डिनायल मोड में हैं, ये जो हर संस्था पर अटैक कर रहे हैं, ना ये मीडिया को बख्श रहे हैं। मीडिया के पत्रकारों को, मोदी के इंटरव्यू लेने वालों को इन्होंने चमचा और चमची कह करके संबोधित किया। अब ये चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अदालतों पर भी ये बयानबाजी कर चुके हैं। जो फैसले इनके मनमाफिक नहीं आते हैं, उस पर ये टीका टिप्पणी कर चुके हैं। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, ये राहुल गांधी लंदन में भी, अमेरिका में भी कह चुके हैं।
भारत का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि भारत की जनता इनको लगातार ठुकरा रही है, इनको नहीं रही है, नरेंद्र मोदी को चुन रही है, इसलिए डेमोक्रेसी भी खतरे में है, पार्लियामेंट भी ठीक से काम नहीं कर रही है, मीडिया भी चमचा हो गया है, न्यायपालिका भी रिजेक्टेड हो गई है इनकी नज़र में। तो इनको चुनावी राजनीति में, लोकतंत्र में जो हमारी प्रणाली है, जिसकी तारीफ करती रही है पूरी दुनिया, हमारे चुनाव आयोग की तटस्थता, स्वतंत्रता को लेकर के भी उदाहरण दिए जाते हैं। 140 करोड़ की आबादी, जिसमें करीब-करीब 100 करोड़ मतदाता हैं, सफलतापूर्वक 7 चरणों में वो सब संपन्न हुआ। बंगाल को छोड़ कर के कहीं हिंसा की खबरें भी नहीं आई। तो ऐसे चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना और अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं करना, क्या ऐसे पब्लिक इनको पसंद करेगी? देखिए, उनके पास ऑप्शन किया है ओंकार जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी हारे, उन्होंने एक लाइन में कहा कि जनादेश स्वीकार है, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। एक लाइन में बात कर। आडवाणी जी हारे, उन्होंने कुछ कहा, तो वो तो एक इनके पास ऑप्शन किया है। इनको हर हाल में नेता बने रहना है, कांग्रेस को सर्वोच्च पद पे बैठे रहना है। तो इस तरह की बातें करके एक तो ये बेशर्मी से वहां बैठे रहते हैं, और दूसरे ये अपने सपोर्टर्स को बताते हैं कि भाई धोखा हो गया तुम्हारे साथ, वरना हम बनते तो जीते तो हम ही। अब ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण वो है। लेकिन एक चीज आपने भी नोटिस किया होगा ओंकार जी, कि वो जो ईवीएम का रोना है वो अब धीरे 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 बहुत हल्का पड़ता जा रहा है, लोगों को बिल्कुल अपील नहीं कर रहा है। मतलब आपके जो कट्टर समर्थक हैं वो भी अब ईवीएम की बात पे बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं, उनको भी समझ में आ रहा है कि साहब ईवीएम ईवीएम वाली बात बकवास है। देखिए, बात सिर्फ ईवीएम वाली चल रही होती ना, तो जयराम रमेश ने ये नया शगुफा नहीं छोड़ा होता। ये जो नया शगुफा उन्होंने छोड़ा कि 150 कलेक्टरों से बात हुई है और ये वो, तो उनको समझ आया कि खाली ईवीएम से बात नहीं बनेगी। तो अब कलेक्ट, अच्छा, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि चुनाव तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कराता है। आप ही के शो पे कई बार कहा है मैंने कि चुनाव तो जिलाधिकारी कराता है, कलेक्टर कराता है। और विपक्ष के राज्यों में, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का कलेक्टर कराएगा, उड़ीसा में नवीन बाबू का कलेक्टर कराएगा, वेस्ट तमिलनाडु में स्टालिन का कलेक्टर कराएगा, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी का कलेक्टर कराएगा। तो अब उन्होंने कलेक्टर को भी लपेट लो। अभी इसका सिर्फ दायरा बढ़ा रहे हैं। मैं फिर से याद दिला दूं कि सीएजी को इन्होंने विवादास्पद बनाया, आईबी को बनाया, इंडियन आर्मी को बनाया, पुलिस को बनाया, जुडिशरी को बनाया, चुनाव आयोग को बनाया। इन्होंने जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी सबको धज्जियां उड़ा दी। पता नहीं ओंकार जी, मैं कभी कभी बहुत असहाय फील करता हूँ। ये इसका क्या इलाज है, कैसे इलाज है? शायद नरेंद्र मोदी के पास ही कोई इलाज हो, क्योंकि अक्सर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच के लाते हैं। एक बार उन्होंने एक आध बार इस बार कहा भी है कि कितना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है, उससे बाहर लाना लोगों को जरूरी हो गया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह कोई कानून बनना चाहिए। ठीक है, आप आरोप लगाते हैं, आप जरूर लगाएं। आप कह दे सीएजी बेईमान है, हमने मान लिया। आप कह दे कि चुनाव आयोग बेईमान है, हमने मान लिया। लेकिन चलिए अब साबित भी करें, केवल कंकड़ फेंक कर भागिए नहीं। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, हमने मान लिया, चलिए अब साबित करिए। आप कहते हैं सीबीआई गलत करी, हमने मान लिया, चलिए अब साबित करिए। तो भाई साबित करने की जगह तो एक ही है, कोर्ट। तो आप उसको या तो साबित करें। मैं मानता हूं कि देखिए, विदेशों में लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत डेवलप्ड है, और हमारे यहाँ बहुत है नहीं। वो अभी अभी भी मानहानि के मुकदमे भी चलते हैं तो 20-20, 25-25 साल चलते हैं। तो अब ये होना चाहिए कि अगर आप संवैधानिक, मुझे लगता है कि नया कानून कुछ ये आना चाहिए कि जब आप संवैधानिक संस्थाओं पर कोई बहुत बड़ा संदेह प्रकट करें जिससे लोकतंत्र के ही खतरे में आने की बात हो, तो आपको एक सीमित समय के अंदर अपने संदेह को या तो साबित करना चाहिए, और या फिर आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ओंकार जी, अभी आपने मोदी जी का नाम लिया है, तो मैं मोदी जी के भाषण का एक अंश आपको सुनवा देता हूं कि वो क्या करने वाले हैं। गौर भ्रष्टाचारी भी है। ये वो लोग हैं जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं।
ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं, मोदी पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छिपाता नहीं हूं, इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। तो मोदी जी से आप अपेक्षा कर रहे थे, मोदी जी ने तो बता दिया है साहब कि क्या होने वाला है। नहीं, मैं एक दूसरी अपेक्षा ये कर रहा था कि आप जब संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करें और संवैधानिक संस्थाओं पर आप ऊट पटांग आरोप लगाएं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये वो संस्थाएं हैं जिनके आधार पर लोकतंत्र चल रहा है। ओंकार जी, अगर आप इन्हीं संस्थाओं को शुबह के और संदेह के घेरे में ले आएंगे तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो जहां पे लोकतंत्र पर ही खतरा आ जाए, हमारे देश पर ही खतरा आ जाए, मुझे लगता है कि वहां कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए जहां पर या तो आपने जो आरोप लगाए उनको एक सीमित समय में आप साबित करें, और या फिर आप पर पेनाल्टी लगे। और आज देश ने कुछ और चित्र भी देखे हैं अनुपम जी, और ये चित्र आपकी नजर से भी गुजरे होंगे। अरविंद केजरीवाल आज बाहर की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद तिहाड़ के लिए निकल गए हैं। ये उनके शीश महल से रवानगी के चित्र हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ये आशंका व्यक्त की थी उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कि वो कुछ भी कर सकते हैं जेल जाने से बचने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली पहुंच गए। शायद इसलिए कि हल्ला कुछ ज़्यादा ही हो गया था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी अस्पताल में भी भर्ती हो सकते हैं। अब भाई केजरीवाल का बड़ा अजीब सी बात है, मैं अपने खून का आखिरी कतरा दे दूंगा, मैं भगत सिंह की तरह जेल चला जाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी जेल में बिता दूंगा, मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, मैं बलिदान दे दूंगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। ये बात आपको थोड़ी सी हास्यास्पद नहीं लगती? मतलब वो सब कुछ कर देंगे, बस मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और जब वो अंदर होंगे तो उनकी पत्नी सरकार चलाएंगी। तब ये क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने। बहरहाल केजरीवाल जेल गए वापस, और ईडी ने वो तमाम बातें कहीं कोर्ट में। उनका इनके पास टेस्टिंग का पूरा टाइम था, इन्होंने जान के टेस्टिंग कराया। इनका वेट नहीं कम हुआ, इनका वेट 1 किलो बल्कि बढ़ा है, और एकदम फर्जी बातें कर रहे हैं, और सब बातें ईडी ने इनको खुल के नंगा किया। और वैसे भी इनकी याचिका पर 5 तारीख तक फैसला सुरक्षित हो गया है, तो जाहिर सी बात है चूंकि इन्हें 2 तारीख को जाना था तो उनको जाना पड़ा। अब अरविंद केजरीवाल को शायद उम्मीद हो जो 5 तारीख का सुरक्षित फैसला है, हो सकता है इसके चलते उन्होंने अपना एक नया ड्रामा नहीं किया। उन्हें लग रहा होगा कि शायद 5 को भी हमें रिलीफ मिल जाए जैसे हमको पहली बार रिलीफ मिली, इसलिए वो खामोशी से जेल चले गए। और अगर 5 को भी उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो आप केजरीवाल को एक नया ड्रामा करते पाएंगे। वैसे भी पिछली बार जब 50 दिन आप जेल में थे तो उन 50 के 50 दिन आम आदमी पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी,
कभी उनके लिए इंसुलिन लेके पहुंचती थी, कभी डॉक्टर लेके पहुंचती थी, कभी कोई मिलने जाता था, कभी कोई हाहाकार मचाता था। तो वो 50 दिन उन्होंने इसको बॉईल करके रखा। देखिए, एक पैटर्न वाली बात होती है ओंकार जी। इसको इस तरह समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जीता, 2 बार दिल्ली जीता, पंजाब जीता, गोवा में अच्छा प्रदर्शन किया, गुजरात में अच्छा प्रदर्शन किया। ये वो समय था जब अरविंद केजरीवाल का ग्राफ ऊपर जा रहा था। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ कि पिछले 3 चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करके गए थे, और वहां पर उनको हर सीट पर जमानत जब्त, और जमानत ही नहीं जब्त, नोटा से आधा वोट मिला। मैं तब से इस बात को कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। फिर आप देखिए पंजाब में क्या मतलब एग्जिट पोल को माना जाए तो आम आदमी पार्टी तो वहां से भी साफ हो रही है, दिल्ली से पूरी तरह साफ हो रही है, पंजाब से साफ हो रही है। हरियाणा का दावा था, वहां 4% वोट भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हाल में मतलब आप देखें ना कि एकदम हर जगह जहां पे इन्होंने कदम रखा था, हर जगह से इनके कदम उखाड़ रहे हैं। तो ले दे के उनके पास एक सिर्फ ये चीज रह गई कि साहब हम आपको फ्री बिजली, फ्री पानी देकर दिल्ली में सरकार बनाते रहेंगे। उसमें भी देख लीजिए आपने किस तरह पानी की कैसी समस्या आ गया, टैंकर लूटे जा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक सब टैंकर माफिया बन के बैठ गए हैं, उन्हीं के वो अपने हिसाब से टैंकर अलॉट कर रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो ये तो साहब कभी ना कभी हो रही, इतना काट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी उनका। आज सोशल मीडिया पर इनके एक भाषण के अंश भी चल रहे हैं और उस पर लोगों की बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। ये भी राहुल गांधी और दूसरी मोदी विरोधी ब्रिगेड की तरह झूठ बोलने में सबसे आगे हैं और सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार की वजह से ये जेल गए हैं, बल्कि और कारण गिना रहे हैं। देखिए साहब, अरविंद केजरीवाल की एक सोच है कि अपने आप को इतनी जोर से चिल्ला कर बोलो, कट्टर ईमान। वो तो एक जगह ये कहते हैं कभी कि मुझे लगता है मैं उनको पर मुकदमा कर दूं। अरे भाई, उन्होंने एक जगह कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो देश में कोई ईमानदार नहीं। ऐसे कैसे कह दिया आपने कि देश में कोई ईमानदार नहीं? आप बेईमान है ये तो करीब करीब साबित हो चला है। और आप पूरे देश के अगर केजरीवाल बेईमान है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। शर्म भी नहीं आती? सामने इतने ढेर सारे घोटाले, इतने ढेर सारे कांड नजर आ रहे हैं। मतलब बड़ी मतलब वो बेशर्मी तेरा आसरा वाली बात है, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। एक बात आप देख लीजिएगा ओंकार जी, मेरा ये दावा है कि केजरीवाल का जो चुनावी सफर है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। और आप आने वाले समय में, अच्छा दूसरी उनका 2 दिक्कतें आ रही। एक तो आप हर जगह चुनाव हार रहे हो, 3 जगह लगातार आप चुनाव हार गए। अपने गृह प्रदेश हरियाणा में आपकी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती, यूपी में आप घुस नहीं पाते हो, बाकी 3 जगह आप कूद के गए सरकार बनाने, आप नोटा सकते। हर जगह मुंह की खा रहे हैं, लोकसभा में सुपड़ा साफ हो रहा है आपका। दूसरी तरफ जो ये भ्रष्टाचार का जो एक शिकंजा था वो बहुत तेजी से आपके इर्द गिर्द कसता चला जा रहा है। और कोर्ट्स भी कई बार कोर्ट्स ने कहा कि नहीं साहब, बहुत कुछ नजर आ रहा है। आपने देखा कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणियां की। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल को 2024 हर तरह से बहुत भारी पड़ने वाला है ओंकार जी। और आप मानकर चले कि इस देश के लिए एक जो अराजकतावादी राजनीति लेकर अरविंद केजरीवाल आए थे, कहीं ना कहीं मुझे उसका खात्मा होते नजर आ रहा है। लेकिन आज मैंने एक ट्वीट देखा है, तेजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल को कि डियर केजरीवाल, हमें पता नहीं था कि आपकी पत्नी सुनीता जो है वो आपके बूढ़े और बीमार माता पिता की देखभाल करने में अक्षम हैं, और आपने दिल्ली की जनता से कहा है कि मैं तो जेल जा रहा हूँ, पीछे से आप मेरे माता पिता की सेवा करें, देखभाल करें। तो बोला कि हम जो हैं ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, वो उनको क्या खाना पीना अच्छा लगता है, उनकी दवाई कौन सी चल रही है, हमें बता करके जाएं। ये वही तेजिंदर बग्गा है जिनको पंजाब पुलिस के जरिए इन्होंने उठवा लिया था घर से, और उनके वृद्ध माता पिता को धक्के मारे थे पंजाब पुलिस ने। तो उन्होंने एक तरीके का तीखा व्यंग किया है
कि आप अपनी राजनीति के लिए, लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता को इस तरीके से ढाल बनाएंगे कि साहब वो बीमार हैं, वो वृद्ध हैं, उनकी देखभाल आप लोग करिएगा। क्या आपकी पत्नी नहीं है घर में? क्या आपके बच्चे नहीं है घर में? या केयर टेक दूसरे लोग नहीं हैं, मेड वगैरह नहीं है जो उनकी देखभाल कर सकें, और आपको वीडियो की विषय वस्तु अपने माता पिता को बनाना पड़ रहा है? देखिए, मैंने तो ट्वीट भी किया था, मैंने आपके प्रोग्राम में भी बोला था, लगातार अपने माँ बाप को यूज करते आए हैं। जब इनके पुलिस ने इनके माँ बाप से बयान लेने के लिए समय मांगा, तो दोपहरी में लू में ही अपने माँ बाप को लेके चले आए। और उनके पिताजी ऐसे डगमगा के चल रहे थे कि केजरीवाल हाथ ना पकड़े तो औहदे मुंह गिर जाए। और उसी के 2 दिन बाद आपने देखा कि उनके पिताजी विक्ट्री का साइन बना रहे हैं और एकदम फिट फाट होके वोट डाल रहे हैं। तो ये सब तो ड्रामा है, और मुझे कहना नहीं चाहिए बिल्कुल। मैं मानता हूँ बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो केजरीवाल के ड्रामे में पूरी तरह सम्मिलित नजर आ रहे हैं। और वो तो अपनी मरी हुई नानी को भी घसीट लाए थे, तो नानी से उन्होंने कहला दिया मंदिर मत जाओ, फिर माँ बाप को लेके मंदिर पहुंच गए। तो केजरीवाल अपने परिवार का को खुद लगातार बीच में घसीट रहे हैं। अपनी जगह अपनी पत्नी को बना बैठा दिया, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी लड़के लड़की को दे दिए। तो उसके बाद कहेंगे कि साहब मेरे परिवार को घसीट लिया, कमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ ओमकार जी की, जो केजरीवाल का जो इतना ढेर सारा एक ड्रामा चल रहा था, कहीं ना कहीं तमाम लोग अब नजर आते ही कहते साहब बड़ा धोखा हो गया, बड़ा धोखा हो गया, मैं इस आदमी को समझ नहीं पाया। और मेरा अपना निजी आकलन ये है कि अपने माँ बाप का ड्रामा कर लें, अपनी पत्नी का ड्रामा कर लें, अभी बच्चों को लाना भाई, बल्कि इन्होंने तो राजनीति बच्चों से शुरू ही की थी। बच्चों की कसम खा के तो उन्होंने राजनीति शुरू की थी। जब उन्होंने बच्चों की कसम खा के कहा था कांग्रेस से समझौता नहीं करो, किस तरह के बाप हो यार। पहले बच्चों की कसम खा के उनका लाभ उठाते हो, फिर अपने लाभ के लिए उसी कसम को तोड़ भी देते हो। इसी तरह माँ बाप का है, इसी तरह नानी का है। तो नानी हुई, मम्मी हुए, पापा हुए, पत्नी हुए, बच्चे हुए, किसी का इस्तेमाल अगर आपने बताइए केजरीवाल ने छोड़ा हो, तो मेरा मानना है कि इतना ज्यादा फ्रॉड और इतना ज्यादा बनावट और इतना ज्यादा नाटक एक लिमिट के आगे नहीं चलता ओंकार जी। और केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन के एकदम ढलान पर नजर आ रहे हैं। अनुपम जी, मेरा निजी मत ये था कि ये 7 दिन की जो और अंतरिम जमानत बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और फिर राउज एवेन्यू कोर्ट गए, इसके पीछे इनका मकसद ये होगा कि भाई मैं इन 7 दिनों में पार्टी के भीतर एक सहमति बना लूं और जेल जाने से पहले अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना जाऊं, अभी क्योंकि क्यों नहीं बना अब लिया? तो, इतने 21 दिन बाहर थे, क्यों नहीं बना लिया? और इसके पीछे मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि शीश महल बचा रहे, घर के घर में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी रहे और इनको सुख सुविधाएं मिलती रहें। सुख सुविधाएं कौन सी? जो लीगल टीम इनके लिए काम कर रही है उसकी फीस सरकारी खजाने से चलती रहे। पर इन्होंने ये काम तो किया नहीं। ये तो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और जेल चले गए। इसका मतलब ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो खुला ऑप्शन है, वो जब चाहे एलजी से रिपोर्ट मंगा करके कि यहाँ पर कामकाज प्रभावित हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकती है। ओंकार जी देखिए, केजरीवाल क्या किसी को भी ये बात मालूम है कि वो जेल से सरकार नहीं चला सकते? उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो जेल में मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते। उन्हें मालूम है कि आगे पीछे उनको पद छोड़ना होगा, अन्यथा उनकी सरकार ही चली जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन कहलाएगा। वो आज भी इतना हीरा हवाली कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको न्यायपालिका से बहुत उम्मीद है। उन्हें लगता है कि जिस तरह न्यायपालिका ने उनको एक असाधारण निर्णय में सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दिया, उन्हें लगता है कि अभी 5 तारीख को उनकी पिटीशन फाइनल होनी है, अभी सुप्रीम कोर्ट उनको जाना है। और आपने तो देखा कि करोड़ों रुपए खर्च करके एक दिन नहीं जाता जब आम आदमी पार्टी के महंगे वकील कोर्ट में ना खड़े हों। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को भी न्यायपालिका से बहुत ज्यादा उम्मीद बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। कई मुद्दों पर आपने चर्चा की है और थैंक यू। महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू।